Hello everyone, how are you? Good morning. Welcome to SVGMS Chalapatan online classes for class 9th. Today we are starting our part number 9 of chapter number 7 Diversity in Living Organisms. ये हमारा पार्ट नंबर 9 है। इससे पहले हम 8 पार्ट पढ़ा चुके हैं और आज का हमारा टॉपिक रहेगा एनिमल किंगडम। इससे पहले हम हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और प्लांट किंगडम को हमने डिटेल में स्टडी किया था। देन अब हमारा शुरू होता है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में जो भी जीव जंतु हैं उनको हमने किस तरह से क्लासीफाई किया। तो इसमें जैसे हमने यहाँ पर लिख रखा है, हमें टोटल यहाँ पर 9 फाइलम को हमें स्टडी करना है। आपको पता है किंगडम के अंदर, एनिमल किंगडम के अंदर जब हम आगे हायरार्किकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें किंगडम के बाद क्या आते हैं, फाइलम आते हैं। तो ये सब जो मैंने लिखे हैं एनिमल किंगडम के अंदर, दे आर फाइलम। तो कितने फाइलम स्टडी करने हैं हमको? यहाँ पर टोटल 9 फाइलम स्टडी करने हैं। फर्स्ट इज पोरीफेरा, देन सेकंड इज सिलेंट्रेटा, देन प्लेटीहेल्मिन्थेस, देन निमेटोडा। निमेटोडा को हम एस्केल हेल्मिन्थेस भी कहते हैं। देन एनिलिडा, देन मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। तो पहले तो आप इनके जो नाम हैं इनसे अच्छे से फेमिलियर हो जाएं, इनको पढ़ना और बोलना सीख लें। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है, एक बार और आप सुने। दिस इज पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, निमेटोडा या एस्केल हेल्मिन्थेस हम इसको बोलते हैं। देन एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा। ठीक है, यहाँ आर्थ्रोपोडा में TH आता है, TH, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, सिर्फ अभी नाम आपको पढ़ना सीखना है कि इनके नाम क्या हैं और ये 9 फाइलम क्या क्या हैं जिनको हम आगे स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, देन जैसे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा पहले, तो सभी किंगडम्स की कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनके आधार पर हम उनको डिवाइड करते हैं। उसी प्रकार से हमारे पास जितने एनिमल्स हैं उनको हमने 9 फाइलों में डिवाइड किया है और इनका भी कुछ ना कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पर ही हमने इनको डिवाइड किया है। तो वे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर इस चीज़ को समझेंगे कि इन एनिमल्स को जो हमने डिवाइड किया है 9 फाइलम में, फिर 9 फाइलम के आगे भी इनमें बहुत सारी क्लासेस, ऑर्डर्स, फैमिली, जीनस वगैरह होते हैं। ठीक है, तो जो मेन चीज़ है, बेसिक चीज़ आपके 9th स्टैंडर्ड के लिए, वह हम सिर्फ 5 पॉइंट्स में यहाँ पर बहुत सिंपल तरीके से इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये जो आपके 9 फाइलम दे रखे हैं, एक्चुअली दे आर नॉट 9, 34 to 36। जब आप सीनियर क्लासेज में जाएंगे BSc MSc में, तब आप पाएंगे कि आपके जो एनिमल किंगडम के अंदर फाइलम है वे 34 to 36 एक्चुअल फाइलम की संख्या बहुत ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर, आप 9th क्लास में हैं तो आपको कितने फाइलम याद करने के लिए आया है? ओनली 9 फाइलम लर्न करने के लिए यहाँ पर आपको दिया जाएगा। ठीक है, और इन पर बेसिस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मोलस्का, व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एनिलिडा, इनमें कौन से एनिमल आते हैं और उनकी क्या एग्जांपल्स हैं। ये सब हमने यहाँ पर सिंपली 1 by 1 लर्न करना है सारे फाइलम को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो मेन टॉपिक है आज का, बेसिक टॉपिक, क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, किन आधार पर, किन बेसिस पर हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे फर्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल की जो बॉडी होगी वह किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन उसमें पाया जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे 4 तरह के लेवल्स होते हैं बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के। कितने लेवल हैं? ठीक है, मेन टॉपिक इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी 4 लेवल इसके होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मतलब शरीर का संगठन किस स्तर का होता है। फर्स्ट है सेलुलर लेवल।
एनिमल की बॉडी सेलुलर लेवल की भी हो सकती है, मतलब उसमें सिर्फ सेल्स हो, वह यूनिसेलुलर भी हो सकती है, ठीक है, या सेल्स का एक समूह हो सकता है। जैसे यूनिसेलुलर हमने पढ़ा था पहले, 5 किंगडम का क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है, और उसके पहले हमने और भी जो किंगडम पढ़े हैं उनमें सेलुलर लेवल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर अगर हम जाने तो सेल किस टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, उसके बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो सेल तो जनरली एनिमल्स के अंदर कैसी होगी ये हमें पता है, एनिमल्स के अंदर जनरली सेल होती है यूकैरियोटिक, ठीक है, यूकैरियोटिक टाइप की सेल पाई जाएगी सभी एनिमल्स में। साथ में इनके अंदर क्या सेल वॉल प्रेजेंट होगी, तो इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, सेल वॉल इज एब्सेंट, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है किसमें, एनिमल्स के अंदर, ठीक है। तो यह तो सेल के बारे में बात हो गई। अब जो उनका शरीर होगा, ठीक है, वह उसका लेवल क्या होगा, शरीर संगठन का स्तर क्या होगा, इट मे बी सेलुलर, मतलब सिर्फ सेल्स ही आपस में अरेंज होंगी और एक बॉडी का निर्माण करेंगी। देन टिश्यू लेवल, आपको पता है हमने टिश्यू चैप्टर पढ़ा है, उसमें हमने पढ़ा था कि जो टिश्यू होता है वह क्या है, टिश्यू इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स या क्लस्टर ऑफ सेल, टिश्यू सेल से मिलकर बनता है, बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर आपस में क्या बनाती हैं, टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। तो यदि सेल से ऊपर हम जाएंगे तो हमें किस तरह का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। देन सी में अपने आता है थर्ड जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन या ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होगा, ऑर्गन लेवल का, मतलब अंग, उन ऑर्गेनिजम्स में क्या पाए जाएंगे, अंग भी पाए जाएंगे। देन जो हाईएस्ट लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है वह ऑर्गन सिस्टम टाइप का होता है। ऑर्गन सिस्टम का मतलब इसमें ऑर्गन्स भी हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। जैसे मनुष्य के अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आपके माउथ आता है, आपके बकल कैविटी आती है, फिर इसोफेगस आता है, इसके अंदर फूड पास होता है, स्टोमक में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब क्या है, अलग अलग ऑर्गन्स हैं और ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गन सिस्टम बोल रहे हैं। तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रकार के लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, शरीर संगठन के स्तर पाए जाते हैं, उसी आधार पर हम उनको यहाँ पर डिवाइड करते हैं। तो सबसे मेन जो हमारा क्राइटेरिया है, बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, वह क्या है क्लासिफिकेशन के लिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एनिमल बॉडी, एंड वी कैन डिवाइड एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, and B tissue level of organization, C organ level of organization और D organ system of body organization, ठीक है। देन हम सेकंड पॉइंट पर आते हैं, यहाँ पर है बॉडी सिमेट्री। सेकंड पॉइंट में क्या लिखा गया है, बॉडी सिमेट्री। सिमेट्री का अर्थ होता है सममिति, मतलब आप जब किसी भी बॉडी को देखेंगे तो आप उसको कितने हाफ्स में, कितने भागों में उसको डिवाइड कर सकते हैं, उसके आधार पर हम यहाँ पर दो सिमेट्री स्टडी करते हैं, रेडियल सिमेट्री एंड बाइलेटरल सिमेट्री। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये सिलिंड्रिकल शेप में है, ठीक है, ऐसे भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। अभी हम जब क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो उसमें आएंगे, ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी आएंगे। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो ऑर्गेनिज्म है इसको आप कितने बराबर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आप कहेंगे कि हम यदि इसको ऐसे बीच में से काट दें तो ये दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा प्लेन ऑफ एक्सिस, क्या बोलेंगे इसको, प्लेन ऑफ एक्सिस, ठीक है। तो इस
प्लेन से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको काट सकते हैं। इसके अलावा आप यदि यूं कहें कि हम तो इसको यूं काटेंगे, इस तरह से हम इसको आधा काट देंगे, तब भी ये दोनों तरफ से क्या होगा, बराबर दिखाई देगा। तो इसकी ये भी क्या हो गई है, प्लेन ऑफ एक्सिस हो गई। इसी तरह से आप इसको ऐसे भी काट सकते हैं और ऐसे भी काट सकते हैं। तो ऐसी बॉडी, ठीक है, ऐसी बॉडी जिसके अंदर मोर देन वन प्लेन ऑफ एक्सिस पाए जाते हैं, ठीक है, क्या पाए जाते हैं, मोर देन वन प्लेन ऑफ एक्सिस पाए जाते हैं, वह सिमेट्री क्या कहलाती है, रेडियल सिमेट्री कही जाती है। ठीक है, तो यह तो हमारी हो गई रेडियल सिमेट्री। इसके अलावा तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको हम कई तरीकों से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वे किसके अंदर आएंगे, रेडियल सिमेट्री के अंदर आएंगे। ठीक है, इसी तरह से कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे ये ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये उसकी बॉडी है, इस प्रकार का कोई ऑर्गेनिज्म में कीट पतंग कुछ भी हो सकता है, कई प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, हजारों लाखों प्रकार के। तो जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, तो आप कहेंगे, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ इसको आप कितने प्लेन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो प्लेन्स में डिवाइड करने के लिए आप क्या करेंगे, इसको इस तरह से काटने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यदि इस प्लेन ऑफ एक्सिस से आपने इसको काटा तो क्या इधर वाला भाग इधर वाले भाग के बिल्कुल बराबर है, इक्वल है, क्या हुआ, सेम दिखाई देता है, नो। ठीक है, तो ये प्लेन ऑफ एक्सिस इसमें नहीं है। ठीक है, इसके अलावा यदि आप इसको ऐसे काटेंगे, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं ये बिल्कुल 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री बोल सकते हैं या प्लेन ऑफ एक्सिस बोल सकते हैं, जिससे हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं। ओके, सॉरी। तो यहाँ पर आपने इसको 2 हाफ्स में डिवाइड किया, लेकिन सिर्फ एक ही प्लेन ऑफ एक्सिस से किया। इसके अलावा यहाँ पर और कोई एक्सिस नहीं होगी और कोई प्लेन नहीं होगा जिससे हम इसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह की जो सिमेट्री होती है उसको हम क्या कहते हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। ठीक है, BILATERAL, बाइलेटरल सिमेट्री। ओके, तो बाइलेटरल और रेडियल सिमेट्री में आपको समझ में आया कि जैसे कोई सिलिंड्रिकल या स्फेरिकल गोलाकार या बेलनाकार ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, कई प्लेन्स ऑफ सिमेट्री में इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो इस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इनको हम एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री से या एक ही प्लेन ऑफ एक्सिस से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये मेन बेसिस है। ठीक है, ओके, देन वी कम टू आवर नेक्स्ट criteria of classification and that is germinal layers. What are germinal layers? तो जैसे कि इनके नाम में लिखा हुआ है जर्म लेयर्स, है ना, जर्मिनल लेयर्स को हम जर्म लेयर्स भी कहते हैं। ठीक है, जहाँ पे लिखा हुआ है जर्मिनल लेयर्स, इनको हम क्या कह सकते हैं, जर्म लेयर्स भी कह सकते हैं। यानी कि आपको पता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसे होता है, उसका डेवलपमेंट एम्ब्रियो से होता है, मतलब मेल और फीमेल गमीट बनते हैं और उनके मिलने से क्या बनता है, एक सेल बनता है जिसे हम जाइगोट कहते हैं। फिर इस जाइगोट के अंदर बहुत सारे डिवीजन होते हैं और यह कई सेल बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, और यह धीरे धीरे डिवाइड होता होता कई ज़्यादा सेल्स वाली एक स्ट्रक्चर बन जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो कहते हैं। ठीक है, एक बड़ा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसे क्या कहेंगे हम, एम्ब्रियो। एम्ब्रियो के बनने से पहले कई सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे ये जाइगोट है आपके, ठीक है, फिर उसके बाद बनता है गैस्ट्रोला, इससे पहले ब्लास्टुला भी बनता है, पहले ब्लास्टुला बनता है, फिर ब्लास्टुला बनता है, फिर
एम्ब्रियो बनता है। इन चीज़ों को लर्न करना आपके लिए अभी इतना ज़रूरी नहीं है, ये भी जनरल नॉलेज के लिए आप चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखें। एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। जब एम्ब्रियो बनता है तो उसके बाद बॉडी का निर्माण शुरू होता है। पहले यहाँ तक तो क्या हो रहा है, गैस्ट्रोला तक तो सेल्स डिवाइड हो रही हैं, जाइगोट की जो सेल है वह डिवाइड हो रही है और कई सारी सेल्स का एक क्लस्टर समूह बना रही है। फिर ये सेल्स क्या होंगी, ये अरेंज होना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। डिफरेंट लेयर्स में ये अरेंज हो जाती हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर 3 लेयर्स बनाई है, ठीक है। देयर आर 3 लेयर्स। देखो जो बीच वाली लेयर्स है, ठीक है, ये एकदम बीच वाली लेयर है, ठीक है। फिर इसके बाद ये बीच वाली लेयर है और ये सबसे बाहरी लेयर है। तो इस तरह से यहाँ पर कितनी लेयर्स दिखाई दे रही हैं, सेल्स 3 लेयर में यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अरेंज कर लेते हैं अपने आप को। उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो। और इन 3 लेयर्स के 3 नाम होते हैं, ठीक है। क्या क्या, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म। जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है, सबसे अंदर वाली लेयर, उसको हम बोलते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है। फिर जो बीच वाली लेयर होती है उसको हम बोलते हैं मेसोडर्म, मेसोडर्म। देन जो सबसे बाहरी लेयर होती है उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, ठीक है। समझ में आ रहा है। व्हाट इज एंडोडर्म? एंडोडर्म इज इनरमोस्ट लेयर ऑफ एम्ब्रियो। देन मेसोडर्म इज द मिडिल लेयर, बीच वाली लेयर को हम क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहते हैं। देन एक्टोडर्म, सबसे बाहरी जो लेयर होगी सेल्स की, उसको हम क्या कहेंगे, एक्टोडर्म कहेंगे, ठीक है। यदि आपको यहाँ पे थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो मैं इसको एक एक लेयर और यहाँ पे बना देता हूँ, अब आसानी से आप इसको समझ पाएंगे, ठीक है। ये सबसे अंदर वाली लेयर्स को हमने क्या कहा, ठीक है, इसको लेयर के रूप में हम यहाँ पे बना देते हैं, इसको हमने कहा एंडोडर्म, ठीक है। फिर ये आपकी बीच वाली लेयर है, ठीक है, ये वाली लेयर, इसको हमने क्या कहा, मेसोडर्म। और फिर ये आपकी सबसे बाहर वाली लेयर है, इसको हमने क्या कहा, एक्टोडर्म कहा, ठीक है। तो इस तरह से 3 लेयर्स में ये सेल्स अपने आप को अरेंज कर लेती हैं, ओके। तो इन तीनों के अलग अलग नेम होते हैं। अब ये हमारे क्लासिफिकेशन का बेसिस कैसे है, ये इस प्रकार से बेसिस है कि कुछ जंतुओं में एंडोडर्म और मेसोडर्म, कुछ जंतुओं में एंडोडर्म और एक्टोडर्म दोनों होती हैं, लेकिन कुछ जंतुओं में मेसोडर्म नहीं होती है, या कुछ जंतुओं में ये तीनों होती हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म, ये तीनों पाई जाती हैं जब उस ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट शुरू होता है, ठीक है। तो इस आधार पर हम यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड करेंगे कि किन ऑर्गेनिजम्स में इस प्रकार की जर्मिनल लेयर्स पाई जाती हैं और किस में नहीं पाई जाती हैं, ठीक है। देन सीलम, नेक्स्ट टॉपिक इज सीलम। नेक्स्ट क्राइटेरिया है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के लिए, एंड दैट इज सीलम। सीलम को हम क्या कहते हैं, बॉडी कैविटी कहते हैं। बॉडी कैविटी मतलब देह गुहा, मतलब आपकी जो स्किन है, कोई भी एनिमल है, आप अपने आप को कंसिडर ना करें या दूसरे एनिमल्स को कंसिडर कर सकते हैं, आप अपने आप को भी कर सकते हैं, ओके। तो आपकी जो स्किन है, ठीक है, वह क्या है, बॉडी की एक आउटर मोस्ट कवरिंग है। यहाँ पर एक मोटा मोटा मैं उदाहरण देके बता देता हूँ आपको कि आपकी जो एक्टोडर्म होती है, एक्टोडर्म ये क्या बनाती है, आपकी बॉडी की आउटर कवरिंग यानी कि स्किन बनाती है, ठीक है। और जो एंडोडर्म होती है ये इंटरनल ऑर्गन्स बनाती है, बॉडी की इंटरनल ऑर्गन्स बनाती है। और इंटरनल ऑर्गन्स और स्किन दोनों के बीच की जो जगह होती है वह कौन बनाती है, मेसोडर्म बनाती है, ठीक है। यानी कि जो सीलम होती है वह किससे डेवलप होती है, इस मेसोडर्म से ही डेवलप
होती है। सीलोम किससे डेवलप होगी? सीलोम विल डेवलप फ्रॉम मेसोडर्म। ओके, तो जिन ऑर्गेनिजम्स में मेसोडर्म पाई नहीं जाती है, एब्सेंट होती है, तो उनमें सीलोम भी नहीं बनेगी। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स में ये होती तो है लेकिन वास्तव में मेसोडर्म से डेवलप नहीं होती है। ठीक है, तो हम उनको सूडोसिलोमेट कहेंगे। ध्यान से सुने, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके अंदर सीलोम यानी कि आपके स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच की जो कैविटी होती है, रिक्त स्थान, कैविटी का मतलब क्या होता है? रिक्त स्थान, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? बॉडी कैविटी भी बोलते हैं, खाली जगह। इंटरनल ऑर्गन्स हम इनको गट भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे आप इसको इस तरह से समझ सकते हो कि जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक, इस ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा? एक एलिमेंट्री कैनाल होगी, यह माउथ होगा। ठीक है, यहाँ पर फूड वगैरह स्टोर होगा। फिर ये इंटेस्टाइन होगी जहाँ पे फूड का डाइजेशन होगा, और फिर एक एनस होगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं गट, एलिमेंट्री कैनाल। जो आहार नाल होती है जिसके अंदर भोजन ट्रेवल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री कैनाल, या बायोलॉजी की लैंग्वेज में हम इसको सभी एनिमल्स के लिए यदि यूज करेंगे इसको, तो हम इसको क्या बोलेंगे? गट। ठीक है, गट के अंदर क्या होता है? भोजन वगैरह स्टोर होते हैं। इससे ही जुड़े हुए आपके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हार्ट हो गया, है ना, लीवर हो गया, किडनीज हो गई। ठीक है, तो हर ऑर्गन्स के आपस में बिल्कुल अटैच नहीं है, अलग अलग हैं, सेपरेटेड हैं। तो उनसे और आपकी आउटर स्किन के बीच में जो खाली जगह यहाँ पर स्पेस बच जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? सीलोम कहते हैं। लेकिन बॉडी कैविटी बीच वाली जगह, ठीक है, बॉडी कैविटी का मतलब रिक्त स्थान। तो यह बॉडी कैविटी यदि मेसोडर्म वाली लेयर से बनती है, तभी हम उसको क्या बोलते हैं? सीलोम बोलते हैं। यहाँ पे कट गया। मेसोडर्म, दिस इज मेसोडर्म। बीच वाली जो लेयर थी हमारी, उसको हमने क्या कहा था? मेसोडर्म। ये जो आपको बीच में दिखाई दे रही है, दिस इज मेसोडर्म। तो यदि सीलोम मेसोडर्म से ओरिजिनेट, ठीक है, यानी कि एकदम ट्रू सीलोम, और ऐसे जंतुओं को, ऐसे एनिमल्स को जिनके अंदर बिल्कुल ट्रू सीलोम पाई जाएगी, उनको हम क्या बोलेंगे? यूसीलोमेट। जिनके अंदर सिर्फ 2 जर्मिनल लेयर्स होती हैं। कौन कौन सी? एंडोडर्म और एक्टोडर्म। जिनके अंदर मेसोडर्म होती नहीं है, उनके अंदर सीलोम भी नहीं पाई जाएगी, और उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? असीलोमेट बोलेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर मेसोडर्म डेवलप हो जाती है, लेकिन वह मेसोडर्म से नहीं बनती है। ठीक है, सीलोम तो डेवलप हो जाती है। ठीक है, कौन डेवलप हो गया? सीलोम तो डेवलप हो गया, लेकिन वह किससे नहीं बनी है? मेसोडर्म से नहीं बनी है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे? सूडोसिलोमेट। सूडो, जहां कहीं भी यह वर्ड आ जाए आपके सामने, PSEUDO, इसको बोलते हैं सूडो। सूडो का अर्थ होता है फॉल्स। ये आपको नहीं दिख रहा होगा। सूडो, PSEUDO, सूडो। सूडो का अर्थ होता है फॉल्स। याद करो, हमने अमीबा में पढ़ा था सूडोपोडिया। ठीक है, तो उसमें जो सूडोपोडिया होते हैं वे क्या होते हैं? इसके फॉल्स फीट होते हैं, असत्य पैर होते हैं। तो इसी तरह से यहाँ पर सूडोसीलोम का मतलब क्या है? कि सीलोम तो है लेकिन असत्य है, क्योंकि वह मेसोडर्म से नहीं बनी हुई है। ठीक है, तो ये जो टर्म्स हैं इनको आपको समझना और लर्न करना बहुत आवश्यक है यदि आप क्लासिफिकेशन पढ़ने जा रहे हैं
इन फाइलम्स की स्टडी करने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर जो टर्म्स यूज होंगे हम इनको जब डिस्क्राइब करेंगे कि पोरीफेरा के जो एनिमल्स होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, तो जब तक आपको ये टर्म्स याद नहीं होंगे तो आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो चलिए आप ये भी समझ गए कि सीलोम या बॉडी कैविटी क्या होता है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारी सीलोम है जो किससे बनी है, मेसोडर्म से बनी है। यह भी दो प्रकार की हो सकती है, या इसके आधार पर भी हम एनिमल्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहली क्या है, शाइज़ोसीलोम, और दूसरी क्या है, एंटेरोसीलोम। शीजोसीलोम या शाइज़ोसीलोम बोल सकते हैं, देन एंटेरोसीलोम। ये भी क्या करती हैं, जो सीलोमेट ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको दो ग्रुप्स में डिवाइड करती है। कैसे, देखो अभी हमने क्या पढ़ा, ये आपकी सबसे इंटरनल लेयर, ठीक है, फिर ये बीच वाली लेयर, फिर ये सबसे बाहरी लेयर। इन तीनों लेयर के हमने नाम पढ़े हैं अभी, बताइए सबसे बीच वाली लेयर क्या कहलाएगी, एंडोडर्म। ठीक है, सबसे बीच वाली यानी कि दोनों के बीच वाली लेयर क्या कहलाएगी, मेसोडर्म, और सबसे बाहरी लेयर क्या कहलाएगी, एक्टोडर्म। ठीक है, यदि आपको ये स्पष्ट नहीं दिखा दे रहे हैं तो हम इनमें थोड़ा कवर कर देते हैं, तो ये आपको थोड़ा अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, ये लेयर कौन सी हो गई आपकी, एंडोडर्म। बीच वाली लेयर्स कौन सी हो गई, दिस वन, दिस इज मेसोडर्म। अब जैसे मैंने इतनी दूर दूर इनको बनाया है तो वास्तव में इतनी दूर नहीं होती है, थोड़ी पास होती है, लेकिन आपको थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे, साफ दिखाई दे, इसलिए मैं इनको थोड़ा पास पास बना रहा हूँ, सॉरी थोड़ा दूर दूर बना रहा है। ठीक है, ये मेसोडर्म हो गई। और अब हमारी नेक्स्ट जो लेयर है वह कौन सी है, एक्टोडर्म। तो हम इसको बाहर बना देते हैं। ये तीसरी लेयर है सेल्स की, इनको हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल लेयर्स बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इन्हीं से क्या हो रहा है, ऑर्गेनिज्म बन रहा है। ऑर्गेनिज्म का ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी की जो स्ट्रक्चर है वह इन्हीं सेल से निर्धारित होता है। कौन सा ऑर्गन किस लेयर से बनेगा ये भी कहाँ निर्धारित होता है, इन तीन जर्म लेयर से ही निर्धारित होता है। आपकी स्किन किससे बनेगी, आपका हार्ट किससे बनेगा, आपका माउथ किससे बनेगा, एनस किससे बनेगा, आँख नाक कान किससे बनेंगे, वे सब इन जर्म लेयर से ही डिसाइड होता है इन द एम्ब्रियोनल स्टेज। ठीक है, ये क्या है, हमारे एम्ब्रियोनल स्टेजेस हैं, जब भ्रूणीय अवस्थाएं हैं, जब जायगोट से डेवलपमेंट होता है किसी भी नए ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे कि ये जो सीलोमेट है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है, मेसोडर्म से बनी हुई, उनको भी हम दो में डिवाइड करते हैं, शीजोसीलोम एंड एंटेरोसीलोम में। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर जो सीलोम है वह यदि ये जो आपकी मेसोडर्म है इसकी किसी एक सेल से जब ये बनना शुरू हुआ होगा, ठीक है, जब ये एम्ब्रियोनल स्टेज शुरू हुई होगी तो किसी एक सेल से, मेसोडर्म की किसी एक सेल से क्या हो जाएगा, पूरे सीलोम का निर्माण हो जाएगा, पूरी बॉडी कैविटी का निर्माण हो जाएगा। तो इस प्रकार की जो कैविटी होती है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये क्या है, यहाँ पर एक खाली स्थान है जिसको हम क्या कह सकते हैं, बॉडी कैविटी कह सकते हैं। तो सिर्फ एक सेल से क्या हो रहा है, पूरी एंटायर सीलोम का निर्माण हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, शीजोसीलोम कहते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं हमारे जैसे कि एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा, इनमें इस तरह से हमें निर्माण देखने को मिलेगा। ठीक है,
और उसके अलावा जो हमारे इकाइनोडर्मेटा होते हैं और कॉर्डेटा होते हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके अंदर यहाँ पर जो सेल्स होती हैं मेसोडर्म की सेल्स, इनसे कुछ इनसे कुछ सेल क्या होती हैं, अलग अलग डिवाइड हो जाती हैं। ठीक है, कुछ सेल्स जो होती हैं सीलोम फॉर्म्ड फ्रॉम द पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द मेसोडर्म। यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ पाउचेस बनते हैं और ये पाउचेस क्या हो जाते हैं, पिंच्ड ऑफ हो जाते हैं। पाउच का मतलब समझते हो ना, एक थैली नुमा स्ट्रक्चर, पाउचेस पिंच्ड ऑफ, ये यहाँ से निकलकर अलग हो जाते हैं ये पाउचेस, और क्या बनाते हैं, इसके जो इंटरनल गट होती है एंडोडर्म, एंडोडर्म से क्या बनती है, गट एलिमेंट्री कैनाल बनती है, उससे अलग हो जाते हैं और उसके आसपास क्या बनाते हैं, सीलोम बनाते हैं। ठीक है, तो एंटेरोसीलोम इज फॉर्म फ्रॉम द पाउचेस पिंच्ड ऑफ मेसोडर्म। ठीक है, पाउचेस जो होते हैं ये पिंच्ड ऑफ होते हैं इससे मेसोडर्म से, तब क्या बनती है, एंटेरोसीलोम बनती है। और जो आपकी सीजोसीलोम है ये कैसे बनती है, मेसोडर्मल सेल्स फ्रॉम अ सिंगल सेल ड्यूरिंग ग्रोथ ऑफ एम्ब्रियो। तो मेसोडर्मल सेल की एक सेल से जो सीलोम बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, सीजोसीलोम या साइजोसीलोम बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसमें आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, और यदि थोड़ा बहुत भी समझ में आ जाएगा तो काम चल जाएगा, क्योंकि अभी हम जब इनको पढ़ेंगे तो वापस इनको कई बार हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप इतना टेंशन ना लें, चीज़ें थोड़ी कठिन है पर आई थिंक ये समझ में आ रही होगी आसानी से। देन एक और चीज़ है अपनी फिफ्थ, नोटोकॉर्ड। फिफ्थ थिंग इज नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होती है, देखो भाई ऑर्गेनिज्म कई तरह के हैं, विविध प्रकार के ऑर्गेनिज्म हैं। जैसे आप हाइयर एनिमल्स को लेते हैं, भेड़, बकरी, गाय, मनुष्य, तो उनके अंदर आपने देखा होगा बॉडी को सपोर्ट करने के लिए एक रीढ़ की हड्डी होती है ना, क्या पाई जाती है, रीढ़ की हड्डी, जिसे हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं, है ना, वो पाई जाती है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर वह नहीं होती है। हमारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, कहाँ से कहाँ तक, हमारे जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, इकाइनोडर्मेटा आपके किस में आता है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है इसके अंदर भी। ठीक है, तो ये सभी ऑर्गेनिजम्स फर्स्ट टू लेकर 8 इन सब में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, इनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती है। इसका कहने का मतलब ये है कि ये बहुत लोअर क्लास के एनिमल्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है आर्थ्रोपोडा, है ना, इनमें से कौन से ऑर्गेनिज्म आपने देखे हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। ये सारे समुद्री जीव हैं, पोरिफेरा वाले, सिलेंट्रेटा, प्लेटियम, निमेटोड, है ना, कुछ ये हमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये जो आपके हैं पोरिफेरा और सिलेंट्रेटा, ये तो एक्सक्लूसिवली मेराइन एनिमल्स हैं, ये पानी के अंदर ही रहते हैं, समुद्री जीव हैं, वाटर में रहते हैं। ठीक है, नीमाटेडा के अंदर छोटे छोटे जो केंचुए टाइप स्ट्रक्चर होते हैं। केंचुआ जो है वो आपके एनिलिडा में आता है। केंचुआ अर्थवॉर्म जिसको हम बोलते हैं वह किस में आता है, एनिलिडा में आता है। उसके अंदर आप देख सकते हैं वर्टिब्रोलम कॉलम कहाँ से होगी ना, रीढ़ की हड्डी कहाँ से होगी, नहीं होती है। मोलस्का है, इसके अंदर स्नेल्स आते हैं। स्नेल्स, सीप आपने देखा होगा नदियों में, तालाबों में सीप होती है ना, शेल के अंदर एक जीव होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलस्कन्स बोलते हैं। दे कम अंडर द फाइलम मोलस्का। ठीक है, तो उनके अंदर रीढ़ की हड्डी जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। उसके अलावा आर्थ्रोपोडा में आपके जितने भी कीट पतंगे हैं, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम।
आर्थ्रोपोडा क्या है? सबसे बड़ा फाइलम है, लार्जेस्ट फाइलम। इसके अंदर कई प्रकार के कीड़े मकोड़े आते हैं, जॉइंटेड लेग्स वाले, ठीक है, जैसे चींटियां हैं आपके, खटमल है, लाइस, जू है, बहुत सारे जो छोटे मोटे कीड़े होते हैं वे सब किसके अंदर आते हैं? आपके आर्थ्रोपोडा में आते हैं। तो हमें पता है इनके अंदर भी वर्टिबल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। इसी तरह से आपके जो इकाइनोडर्मेटा है, इनके अंदर भी नोटोकॉर्ड नहीं होती है, लेकिन जहाँ पे कॉर्डेटा आ जाता है वहां पर एक नोटोकॉर्ड वाला स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, ठीक है। नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड क्या है? जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है, तो उस ऑर्गेनिज्म के जो डोर्सल सतह होती है, ऊपरी सतह, डोर्सल, डोर्सल का मतलब क्या होता है? ऊपरी सतह। आपको ऐसे मुंह को नीचे करके लेटा देंगे तो आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वह किधर दिखाई देगी? ऊपर की तरफ। तो उस सतह को हम बोलते हैं डोर्सल सतह, डोर्सल, ठीक है। और जो नीचे वाली सतह होती है उसको हम बोलते हैं वेंट्रल। समझ रहे हैं आप? ये टर्म्स हैं, इनको याद करना पड़ता है और आपको याद होना चाहिए। डोर्सल का मतलब ऊपरी सतह और वेंट्रल मतलब नीचे वाली सतह, ठीक है, पृष्ठ सतह। डोर्सल हिंदी में बोलते हैं पृष्ठ सतह। तो यहाँ पर जो डोर्सल सरफेस होती है उसमें क्या पाया जाता है? एक नोटोकॉर्ड पाया जाता है जो क्या करता है? बॉडी को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा वे अपने किस में आएंगे? कॉर्डेटा में। फिर कॉर्डेटा को भी हम दो सब फाइलम में डिवाइड करते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। दो सब फाइलम में डिवाइड कर देंगे कॉर्डेटा को, प्रोटोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। देखो ये किस आधार पे डिवाइड किया, इसको भी हम यहीं पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं कि जिनके अंदर लाइफ के किसी न किसी फॉर्म में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है वो आते हैं प्रोटोकॉर्डेटा में। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये जो नोटोकॉर्ड होता है यह वर्टिबल कॉलम के अंदर ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ये किस में बदल जाता है? रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है। मैंने एक वर्ड यूज किया था नोटोकॉर्ड के लिए कि एक ऐसा स्ट्रक्चर जो रीढ़ की हड्डी जैसा होता है, रीढ़ की हड्डी नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी जैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है, मांसपेशियों का बना हुआ होता है। कार्टिलेज पढ़ा है ना हमने, जैसे आपके ईयर पिन्ना में होता है, ठीक है, नोज में होता है आपके आँख, और हमारे जो छल्ले होते हैं रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में वहाँ पाया जाता है कार्टिलेज, तो उसका बना होता है नोटोकॉर्ड। लेकिन यदि नोटोकॉर्ड रीढ़ की हड्डी में बदल जाता है तो वे किस में आते हैं? वर्टिब्रेटा में आते हैं। तो इनको हम आगे और डिस्कस करेंगे बाद में जब सारे फाइलम को हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आप ध्यान रखें कि ये जो 5 हमने बेसिस कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, ठीक है, या बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। क्वेश्चन ये आता है व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो आप इनको थोड़ा अच्छे से लर्न करें, देखें और याद करें, ठीक है। आज आप होमवर्क लिख लें, फिर नेक्स्ट पार्ट में हम सभी फाइलम को 1 by 1 स्टडी करेंगे, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 बेसिक क्राइटेरिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। क्राइटेरिया और भी होते हैं, बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें अभी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए हम इनको थोड़ा शॉर्ट में ही स्टडी करेंगे। होमवर्क के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 नोट करें। व्हाट आर द बेसिस और क्राइटेरिया of classification of animals। एनिमल्स के क्लासिफिकेशन के
क्या बेसिस हैं, क्या क्राइटेरिया हैं, किन के आधार पर हम उनको डिवाइड करते हैं इनटू 9 फाइलम। क्वेश्चन नंबर 2, नेम द 9 फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया के 9 फाइलम को आपको स्टडी करना है, इनको याद करना है, ठीक है। इनके 9 नाम हैं, क्वेश्चन आप लिख लें अच्छे से। ओके, तो आज इतना ही हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम शुरू करेंगे कल से। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।